हेलो बच्चों, तो यूनिट 4 तक हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया था। अब हम लोग शुरू करें यूनिट 6 to 8, ठीक है, यूनिट 5 to 8 का डिस्कशन। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहला जो आपका यूनिट है, यूनिट 5 है। इस यूनिट में आपसे क्या है, केमिस्ट्री ऑफ इनोलेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का एक टॉपिक होता है यहाँ से, जो लॉन्ग आंसर में आता है। तो आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन, इसको जरूर पढ़ना, लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसको जरूर पढ़ लेना। मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है, एक होता है क्लेजन कंडेंसेशन, पूरा का पूरा इसका डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना, ठीक है। कंडेंसेशन विथ अप्लीकेशन, क्योंकि लॉन्ग आंसर में अगर 20 नंबर का आएगा तो आपके इसके अप्लीकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे हाउ विल यू सिंथेसाइज, मतलब उससे कई सारी चीज़ें सिंथेसाइज की जाती हैं, उसमें से क्या क्या आप सिंथेसिस कर सकते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट, है ना, एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट। तो एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट कैसे किया जाता है, इनोलेट का एल्काइलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इनोलेट जो बनाओगे उसमें आर, मतलब RH ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना होता है कि R ग्रुप कैसे जाएगा। जैसे मान लो आपने इथाइल एस्टोएस्टेट बनाओगे, जो भी बनाओगे, यहाँ पे COOET हो गया, ठीक, ये मेलोनिक एस्टर है। तो मेलोनिक एस्टर में अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जो H होता है, इस H को हटा के हम यहाँ पे RH डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन हो जाएगा। R हट के वहाँ पे H हट के R आ जाएगा। तो बताना ये होगा कि ये कैसे आया, कौन कौन से ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो, इससे रिलेटेड एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट कहलाता है। ये भी जरूर पढ़िएगा, आता है क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्जन के लिए कि हाउ विल प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस। तो जो आप क्लेजन कंडेंसेशन, इसका दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्लेजन कंडेंसेशन के नाम से पूछे, या डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ एसिटोएसिटिक एसीटेट, ठीक, एस्टोएस्टिक एस्टर EAA, ठीक है। चाहे वही बात पूछे, उसी चीज़ को रिश्ता वही सोच नहीं बना देगा। क्या पूछेगा, डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट, ठीक है, इथाइल एसिटोएसिटेट। ये जो बनता है ना, उसका जो मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म होता है। आपको बता दूं मैं, ये स्ट्रक्चर है इथाइल एसिटोएसिटेट का, ऐसे ये है आपका इथाइल एसिटोएसिटेट CH2OET, इसका सिंथेसिस है। और जो कंपाउंड बना है, ये आपका सिंथेसाइज होता है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन से, या क्लेजन कंडेंसेशन से ही होता है। तो चाहे आपको इथाइल एस्टोएस्टेट सिंथेसाइज कराए, और चाहे आपका बोल दे क्लेजन मैकेनिज्म को, क्लेजन कंडेंसेशन का, दोनों बात एक ही है। यहाँ से इसको पढ़ लेना। और टाटोमेरिक फॉर्म पूछता है तो टाटोमेरिक फॉर्म भी इसका बना दीजिएगा। इसका जो टाटोमेरिक फॉर्म बनाना जाओगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाटोमेरिक फॉर्म होता है। ये टाटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मेनली इस तरीके से, ये इसका टाटोमेरिक फॉर्म होता है। आप देखोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आपका टाटोमेरिक फॉर्म है। सो इसका कीटोन और टाटोमेरिज्म जो होता है कहाँ से आया, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऐसे बनता है क्योंकि इसके पास एक एसिडिक प्रोटॉन है ना, देखो ये प्रोटॉन क्या एसिडिक है, और इस एसिडिक प्रोटॉन को अगर हम निकाल देंगे बेस डाल के, यहाँ पे कोई बेस का इस्तेमाल करोगे तो ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये OH हो जाएगा, और इसी के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका जो ये वाला बॉन्ड है, आपका H बॉन्ड है। तो इससे भी पूछता जाता है, तो इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा केमिस्ट्री ऑफ इनोलेट से, जहाँ से तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 6। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 6, 5 यूनिट हो गया। नाउ यूनिट 6 से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो यूनिट 6 आपका जो कंपाउंड है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दो चीज़ आता है N कंटेनिंग में, एक तो आपका आता है नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, जरूर से पढ़ लेना, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। एक नाइट्रो ग्रुप आता है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2 ग्रुप का, इसके रिएक्शन और इसके सिंथेसिस, इसका रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका आता है अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप के रिएक्शंस हम लोग करेंगे अमीन ग्रुप। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग में दो चीज़ है, एक आपका NH2 ग्रुप है, दूसरा आपका NO2 ग्रुप है। हमें पहले देखना है NH2 ग्रुप अगर आता है तो क्या करना है, NO2 ग्रुप आता है तो क्या करना है। सो इन केस सपोज दैट कि आप नाइट्रो ग्रुप में जा रहे हो, सो सबसे पहले आप लोग रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप जरूर पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मेथड में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या आपके सेक्शन B के क्वेश्चन इधर से बनते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। NO2 ग्रुप का रिडक्शन अलग अलग मेथड में अलग अलग होता है, कहीं अमीन बनता है, कहीं पे आपके ऑक्सीजन बन जाते हैं, कहीं पे आप देखोगे पैरा पे नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाता है, कहीं पे डाइमराइज कर जाता है, अलग अलग केस में अलग अलग है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर से। नाइट्रो ग्रुप में इतना बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, बहुत है। जो मेन आपको NH2 ग्रुप के लिए पढ़ना ना, उसके बाद में करते हैं, ठीक। केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स,
सो केमिस्ट्री ऑफ अमीन में कुछ नेम रिएक्शन है। सबसे पहले तो एक अमीन की बेसिसिटी पढ़ लेना। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछेगा कौन सा अमीन ज़्यादा बेसिक है, कौन सा अमीन कम बेसिक है, तो उससे एक क्वेश्चन आपका आना है, वो है आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, अमीन में जो बेस का ट्रेंड है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, एलिफैटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, उसको पढ़ लेना। देन इसमें कुछ नेम रिएक्शन आएंगे। सबसे पहले आपका आएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसको पढ़ना। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ 4 पार्ट होते हैं, ये अकेले नहीं है, इसके साथ और 3 भाई हैं इसके। एक वो ये हो गया, दूसरा आपका कर्टियस रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट, इसको भी पढ़ लेना अच्छे से। तीसरा आपका आ जाएगा लूजेन, लूजेन रीअरेंजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक आपका और आता है स्मिथ रीअरेंजमेंट, स्मिथ रीअरेंजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सबको नेम रिएक्शन पढ़ना, ये प्रिपरेशन ऑफ अमीन के इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, अमीन का प्रिपरेशन किया जाता है, तो इसको तो अवश्य पढ़ लेना। ये आपका हो जाएगा एक, जस्ट 1 मिनट। इसके बाद क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका होगा ना प्रिपरेशन ऑफ अमीन। अब रिएक्शंस ऑफ अमीन में आ जाओ। रिएक्शंस ऑफ अमीन एक और है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, वो छूट रहा था, वो है आपका गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। इसको भी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ लोगे तो। इस रिएक्शन को भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर अगर रिएक्शंस ऑफ अमीन में जाओगे तो रिएक्शन ऑफ अमीन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्शन ऑफ अमीन, यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप देखिएगा क्या है, वो तो ज़रूर पढ़ना है। बहुत सारे कंटेंट है, आपसे पूछे जाएंगे लिमिटेड, आपको पढ़ने होते हैं अनलिमिटेड। उन अनलिमिटेड में मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट करके आपको दे रहा हूँ, जो आपको पढ़ने से आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक आपको रिएक्शन पढ़ना, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट। अच्छे से लॉन्ग आंसर के लिए पढ़िएगा इसको, हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा अमीन कौन सा टेस्ट देता है इसका रिएजेंट के साथ। दूसरा है कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है प्राइमरी अमीन के लिए। कार्बिन अमीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते हो, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको। इसके अलावा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन, ये सारा रिएक्शन है एनिलीन का। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, NH2, यहाँ पे एनिलीन लिखना है, ठीक है। एनिलीन लिखा हूँ मैं, इसको समझ लेना है एनिलीन लिखा हो। अच्छा साफ ही लिख देता हूँ, क्या फ़र्क है, ऑफ एनिलीन। इतनी चीज़ें आपको अमीन चैप्टर में अच्छे से पढ़नी है ढंग से, बाकी आप जितना पढ़ ले जाओ। सम टाइम एक PTS फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट आपके सिलेबस में है, तो फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट पे शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा, तो देख लेना एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट को थोड़ा सा देख लेना, ये ज़रूरी है। एंड देन इसके बाद आगे अगर हम चलेंगे, सो डाइजोनियम सॉल्ट के कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ लेना। वैसे डाइजोनियम सॉल्ट तो सब इम्पोर्टेंट है, बट पढ़ लेना तभी। कपलिंग रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट स्पेसिफिकली जो कपलिंग पढ़ना, वो पढ़ना आप लोग बीटा नेप्थॉल के साथ। ये एक्सपेरिमेंट में भी आपके पास बीटा नेप्थॉल के साथ कपलिंग पढ़ के देखना, आपको मिलेगा। बड़ा ही सुंदर डाई बनता है, कलरफुल ऑरेंज रेड कलर का डाई बनता है, इसलिए आपको इसको थोड़ा अच्छे से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये था यूनिट नंबर 6। अब आ जाओ यूनिट 7 पे। यूनिट 7 आपका हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है ना, आप सब देख पा रहे होगे। यूनिट 7 जो है हमारा, वो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, हेट्रोसाइकिल। सो हेट्रोसाइकिल आप लोग पहली बार पढ़ रहे होगे, इस साल आपने पहली बार पढ़ा होगा, क्योंकि इसके पहले जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो सब कुछ ना कुछ आपको 11th-12th में पढ़ने मिला रहा होगा, बट जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है ये बिल्कुल नहीं मिला होगा। इसमें अब देखो आपको हेट्रोसाइकिल में क्या क्या पढ़ना था, पहले मैं देख लूँ कौन कौन सा हेट्रोसाइकिल आपको पढ़ना है सिलेबस में। तो हेट्रोसाइकिल में यहाँ पे आपको क्या था, एक 5 मेंबरिंग वाले थे, है ना, X लगा दिया यहाँ पे 5 मेंबर में। X बराबर आपका ऑक्सीजन था तो फ्यूरान, नाइट्रोजन पायरोल और सल्फर था तो थायोफीन। इसके अलावा 6 मेंबर में जाओगे तो पिरिडीन था,
और 2 ठो बाई मेम्बरिंग में जाओगे तो एक आपका था क्विनोलिन और दूसरा था आपका आइसोक्विनोलिन। ये 2 थे आपके पास हेटेरोसाइकिल, ये क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। ये आपका क्विनोलिन है और ये आपका आइसोक्विनोलिन है, आइसोक्विनोलिन, ठीक। और ये आपका पिरिडीन है। सो आपको देखो सबसे पहले क्या है, कंपेयर करना है रिएक्टिविटी, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ किसका पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन का, एंड थायोफिन, इनका कंपेयर करना है। इसके अलावा एरोमेटिसिटी कंपेयर करना है, एरोमेटिसिटी कंपैरिजन ऑफ पांचों का। आपके पास क्या है, ये आपका हो गया फ्यूरान, पायरोल, पिरिडीन, थायोफिन और लास्ट में बेंजीन। इन सभी का एरोमेटिसिटी का कंपेयर करना। इनमें रेट ऑफ ईएसआर भी पढ़ लेना, रेट ऑफ ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इनमें क्या होगा। इसके अलावा एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है ये भी पढ़ लीजिएगा जरूर से। देन उसके बाद सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइकिल में आओगे और नेम रिएक्शन ऑफ हेटेरोसाइकिल में तो क्या क्या पढ़ना है आपको पहले मैं बता दूं। एक तो राइमर टाइमन रिएक्शन आता है ना, राइमर टाइमन रिएक्शन ऑन फ्यूरॉन में भी होता है ये, एंड थायोफिन में, दोनों में पढ़ लेना, एंड थायोफिन में, इन दोनों में अच्छे से पढ़ लेना। आता है आपको अल्फा पोजीशन, जो आपका सेकंड पोजीशन होता है उसी पे जाकर CHO जोड़ देता है ये, ठीक है। तो राइमर टाइमन रिएक्शन एक हो गया। दूसरा आपके एक आता है विल्स मेयर हैक रिएक्शन, विल्स मेयर हैक रिएक्शन। अगर ये है सिलेबस में तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद इनके प्रिपरेशंस में जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन में अगर 5 मेंबरिंग के प्रिपरेशन में जाओगे तो आपके पास आएगा पायरोल सिंथेसिस का, आपने पढ़ा होगा पाल नॉर सिंथेसिस, है ना, 5 मेंबरिंग के लिए। तो उसमें से आपका क्या पूछा, ज़्यादा नहीं पूछा, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक आपका प्रिपरेशन में पाल नॉर सिंथेसिस देख लेना, ये जरूर देखना हेटेरोसाइकिल में। उसके अलावा आपको और जो पढ़ना है, एक चीचा बेबिन रिएक्शन होगा पिरिडीन का, चीचा बेबिन रिएक्शन, इसको देख लेना आप लोग। पिरिडीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, बहुत ही खास रिएक्शन है ये, वो देता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है फिशर का मैकेनिज्म, फिशर का इंडोल सिंथेसिस पढ़ लेना, फिशर इंडोल। फिशर इंडोल हो जाएगा। उसके बाद स्क्रोप सिंथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन, स्क्रोप सिंथेसिस, ये सब प्रिपरेशन है। और लास्ट में आपका आइसोक्विनोलिन के लिए बिचलर नेपेरलेस्की है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म एक बार जरूर किताब से देख लेना, बिचलर नेपेरलेस्की। ये आपका आइसोक्विनोलिन के लिए है, ये आपका क्विनोलिन के लिए है, ये आपका इंडोल के लिए है। तो इतनी चीज़ों को आपको पढ़ना है, कम से कम इतना तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। अब लास्ट वाला जो नेचुरल प्रोडक्ट है ना, यूनिट 8, वो इतना आसान नहीं है, वो याद ही नहीं होता है। जो यूनिट 8 था दैट इज नेचुरल प्रोडक्ट, है ना, सबने देखो सिलेबस में अपने देखना। लास्ट यूनिट जो है नेचुरल प्रोडक्ट है। अब क्योंकि ये याद करना इसमें बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको मैं सबसे खास चीज़ बता देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या है, जनरल फिजियोलॉजिकल ऑफ हॉफमैन, एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन, MD मॉडिफिकेशन, मेसनल मेडिकल निकोटीन, हाइजीन, क्विनोलिन, रेसरपिन, नेचुरल क्लेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिन, आइसोप्रीन रूल। सबसे पहले आइसोप्रीन रूल, सबसे पहले क्या पढ़ना, आइसोप्रीन रूल क्या होता है, एक। दूसरा जो आपको पढ़ना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है वो है आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन। ये E2 रिएक्शन होता है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन। ध्यान से देखोगे तो ये आपको
पायरोल के रिडक्शन के बाद इसमें होता है, और प्रीडीन को रिड्यूस कर दोगे तो प्रीडीन रहता है। क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट का रिडक्शन होता है ये। तो इस सब में क्या करता है, एक्सेस में मेथाइल आयोडाइड लेते हैं, इसको हीट करते हैं Ag2O के साथ, Ag2O प्लस मॉइस्चर के साथ इसको हीट करोगे तो ये E2 एलिमिनेशन होकर प्रोडक्ट देता है थ्रू हॉफमैन रूल। तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा MD मॉडिफिकेशन तो जनरली नहीं पूछा जाता है। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्विनीन एंड निकोटीन, लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ क्विनीन का स्ट्रक्चर और यूज पूछ लेगा तो बता लेना, क्विनीन एंड निकोटीन इनके स्ट्रक्चर और यूज। क्योंकि क्विनीन जो होगा ना एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया अगर हुआ होगा तो उससे निवारण करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है, तो इतना देख लेना बहुत है। इतने से काम भर के क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। बाकी आने को कुछ भी आ सकता है, मुझे पता है, आपको भी पता है, बट ये भी आएंगे, ये भी मुझे पता है। सो आज यहीं तक बच्चों, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लिए होगा, मुझे उम्मीद है। न्यू चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की सभा यहीं संपन्न, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।